राष्ट्रीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी। आप उनसे मिलना, बातचीत वगैरह थी, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ? आपका क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस? इसीलिए विश्वास मोदी जी के प्रति है। ये विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता। अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या परिवर्तन या क्या बदलाव करना चाहेंगे? बड़ा मुद्दा जो हम सुनते हैं कि रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? सावरा जी में भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना में स्पिरिचुअल सर्किट में एक 18-19 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने किया है, जिसमें टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए या टूरिस्ट प्लेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट एंड टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी उपस्थित हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 4 साल पहले आपके साथ हमने पॉडकास्ट शूट किया था। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? देखिए, इन 4 सालों में राजनीति में जब से सेवा के कामों में काम करना शुरू किया, मैं सोचता हूँ कि इन 4 वर्षों में पार्टी प्रेसिडेंट की जो शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी ली, उसके बाद हम लोगों ने पूरे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और सहयोग से यहाँ कांग्रेस का कुशासन हटाना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर सुशासन लाना, मैं सोचता हूँ ये एक महत्वपूर्ण काम रहा। और मेरा कई प्रकार के अनुभव इसमें रहे, और मैं सोचता हूँ ये मेरे जीवन का एक ऐसा पड़ाव था जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला, और पार्टी ने जो दायित्व और जिम्मेदारी दी उसका पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करने का अवसर। हाल ही में आप बिहार से लौटे, तो पहले तो मैं बिहार का एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद प्रभारी रहे वहाँ। कैसे आपने क्या क्या रणनीतियां बनाई, और मतलब पूरा एक्सपीरियंस में जानना चाहूंगा। देखिए, हम लोग एक महीने में जाके बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का के प्रति विश्वास है और उन्होंने जो 11 वर्षों में किया है, वही सबसे बड़ी ताकत हम सब कार्यकर्ताओं के पास है। हमने एक महीने में वहां जाकर सबसे पहले वहां की इक्वेशन को समझा, वहां की परिस्थितियों को समझा, वहां के राजनीतिक सोच समझ को समझा, कार्यकर्ताओं के काम करने के तरीकों को समझा, क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या विपक्ष की कमजोरियां हैं, इन चीजों को जाना, हमारे प्लस क्या है, उनको कैसे ताकत मिले, उन चीजों पर हमने बल दिया। तो उसका नतीजा ये आया कि हमने कहीं जो छोटी मोटी कहीं नाराजगियां थी उसको बैठ के बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयास किया। हमारा इलेक्शन कैंपेन एग्रेसिव हो, हम हमारी बात, हमारा विकास का काम, हमारे विचार हर मतदाता तक पहुंचे, इसके लिए जो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में करता हूँ उन सारे चीजों को हमने वहां करने का प्रयास किया। तो नतीजा ये हुआ कि चूंकि लोग वहां के आदरणीय मोदी जी को वोट करना चाहते हैं, लेकिन वो वोट कास्ट हो जाए, वहां वोटर तक हमारी बात को पहुंच जाए, बस यही थोड़ा सा हमने वहां जाकर मैनेजमेंट का काम किया। बाकी वहां की जनता ने तय किया हुआ था कि हमने मोदी जी के साथ जाना है, क्योंकि 11 वर्षों में गरीब के घर में शौचालय बना, मकान बना, उज्ज्वला का कनेक्शन आया, बिजली का कनेक्शन आया, आयुष्मान कार्ड आया स्वास्थ्य के लिए, वहां सड़क पहुंच गई, वहां रेलवे के अनेक ट्रैक्स बिछ गए, वहां एम्स आ गया। आप देखिए कि पटना बिहार में, पटना में पहला एम्स आजादी के बाद अटल जी लेके आया, और दूसरा एम्स दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने। हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे दिया, वहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर अनेक काम ऐसे हैं, आईटी पार्क से लेकर मखाना बोर्ड से लेकर अनेक ऐसे काम हैं जहां उन वहां की जरूरत थी, उन सारी जरूरतों को मोदी सरकार ने पूरा होते हुए देखा है। और नीतीश जी के प्रति विश्वास की उन्होंने जंगल राज को खत्म करके बिहार को मंगल राज में लाने का काम किया, उन्होंने सुशासन लाने का काम किया। तो वाकई में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तकनीक की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, अब देखिए नालंदा और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय उस धरती पे हुआ है। उस धरती पर इन ऐसे राज आए कि उन्होंने शिक्षा की जगह गुंडा राज वहां बिठा दिया। वो पतन का कारण यही रहा। जो बिहार आचार्य चाणक्य से लेकर विज्ञान याकलव्य से लेकर कालिदास जी की भूमि रहा है, हमारा
भगवान महावीर स्वामी जी की जन्म स्थली रहा है। तो ऐसे कई विद्वान वहां हुए। ऐसे में कुछ शासक बीच में ऐसे आए जिनके कारण बिहार को कहीं न कहीं बड़ी ठेस पहुंची है। वहां बड़ी बेरोजगारी हो गई, गुंडा राज आ गया, महिलाओं की असुरक्षा का भाव आ गया। लेकिन आज हमारी माताएं बहनें वहां आराम से काम कर रही हैं। मोदी जी और नीतीश जी के शासन में वहां जीविका योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही है। तो यही एक कारण था कि बिहार में एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को मिला। एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा कोई मूवमेंट जो आपको याद हो बिहार चुनाव का, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, यहाँ के और वहां के काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। चूंकि मैं एक बार सूर्यास्त के बाद कुछ खाता नहीं हूँ, तो एक कार्यकर्ता ने जिद कर ली आज भोजन हमारे यहाँ करना। ठीक है, मैं वहाँ शाम का भोजन जनरली वहीं कार्यकर्ताओं के यहाँ करता था। तो क्योंकि मैं समय से पहले मैंने कहा भैया खाना तैयार रखना, समय 15 मिनट बचा है। मैं उनके घर पे पहुंचा और बिल्कुल आप आगे अभी भी गरम गरम बनाते हैं, ऐसा वैसा ठंडा हो जाएगा, आप आते थे। और मैंने कहा कितना समय लगेगा, बोले 40 मिनट लगेगा। तो फिर मैंने नमकीन और बिस्किट खा के उस दिन हाथ निकाला। तो एक लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं था कि इनको भोजन नहीं कराना। उनका था भाव था कि उनको गर्म आहार भोजन मिले। लेकिन कई बार हो जाता है। तो ये एक ऐसा अनुभव रहा कि वो हमेशा याद रहेगा। आपने लिट्टी चोखा ट्राई किया नहीं किया? एक्चुअली बहुत अच्छा, हमारे जैसे दाल बाटी होती है वैसे ही वहाँ लिट्टी चोखा, वहाँ दाल नहीं बनती है। ओके। वो बाटी शॉप में वो होता है, उसमें जो लिट्टी चोखा में आलू और बाकी सारा प्याज और सारी अनियन गार्लिक वगैरह सारी चीजें होती है। तो मैं इन चीजों को कई वर्षों से नहीं खा रहा हूँ, आलू प्याज लहसुन। तो ये लिया नहीं। बाकी वहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत आदर भाव है वहाँ के लोगों में, संस्कार है और आध्यात्म में बहुत रुचि है। माता सीता जानकी माता का स्थान वहाँ है। और कई आप देखिए कि अ, कई ऐसे स्थान हैं जो शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के बड़े भंडार में सोचता हूँ बिहार में है। तो उनको फिर से जीवित करने का, फिर से उनको पुनर्जीवित करने का, फिर से उनको व्यवस्थित करने का काम एनडीए की सरकार का। अच्छा, संसद में ऐसा कौन सा एक मुद्दा रहा आपका जो आपने उठाया, वो काफी आपके दिल के करीब था, आपको बहुत इमोशनली टच रहा हो, ऐसा कोई मुद्दा हो? दो मुद्दे ऐसे थे। एक तो मैंने रानी पद्मावती पे एक मूवी आई, और उसको संजय लीला बंसाली ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बात तोड़ मरोड़ के उसने फिर पेश किया। तो वो इश्यू मैंने उठाया तो कई लोगों ने मुझे, देश भर से लोगों की फोन आया। एक मैंने किसानों के लिए जो मैंने आपको बताया फसल खराबार उसको 50% से 33% करने की हमने जो मांग की थी, वो और ओपीएम के किसान दोनों के लिए जो इश्यूज उठाए थे, उनके वो मेरी बात भी सब जगह पहुंची और लोगों ने उसको काफी हद तक मुझे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि, और मैंने चाहे हमारा गौरवशाली इतिहास हो, किसान के विषय हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पानी हो, रेलवे हो, हाईवे हो, सिविल एविएशन हो, हर सेक्टर पर मैं लोकसभा में इस क्षेत्र की मांगों को फिर जोर से रखता हूँ। केवल प्रदेश की मांगों को भी मैं लोकसभा में पूरा रखने का प्रयास करता हूँ। युवा जो वोटर्स हैं, उनकी क्या आपको लगता है कि क्या समस्याएं हैं या क्या चिंताएं हैं, और उसको कैसे आप उनको संतुष्ट करना करेंगे, या कैसे उस चीजों को दूर करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में स्किल डेवलपमेंट करके एक नया मंत्रालय बना। उसका मकसद ये है कि देश भर में जो सरकारें आजादी के बाद आई, उन लोगों ने न तो कृषि पर ध्यान दिया, ना हमारे युवाओं पर ध्यान दिया, ना शिक्षा पर ध्यान दिया। इसलिए आप देखिए कि 3 दशक के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई। इतने वर्षों के बाद स्किल डेवलपमेंट करके हमारा नया मंत्रालय बनाना पड़ा। कृषि के क्षेत्र में आप देखो कि आजादी से पहले हम कहाँ बहुत संपन्न राष्ट्र भी था और प्राचीन राष्ट्र भी था। हम लोग, हमारा दुनिया का प्रोडक्शन से हमारा 32% तो अकेला इंडिया करता था। हमारी इकोनॉमिक 32% से ज्यादा थी। हम चाहे मुगल देखें कि
रामायण महाभारत काल से लेकर सिकंदर के काल से लेकर आचार्य चाणक्य तक की बात करें और उसके बाद की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। तो अंग्रेजों ने आकर, कृषि प्रथम था, व्यापार मध्यम था और चाकरी निम्न थी। अंग्रेजों ने हमारे रोजगार को भी समाप्त किया, हमारी कृषि व्यवस्था को भी नष्ट करने का काम किया। उसी का परिणाम है कि जहां हम उत्पादन में बहुत सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे, अंग्रेजों के बाद और आजादी के बाद हम लोग अनाज को आयात करना पड़ा, हमें सोना गिरवे रखना पड़ा। हमारे युवा कहीं कहीं, हमारी पढ़ाई ऐसी होगी, हम लॉर्ड मैकाले वाली व्यवस्था में चले गए जो वो लोग चाहते थे अंग्रेज। हमारा जो ज्ञान परक शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा भी होनी चाहिए, तो इन सरकारों ने कभी काम नहीं किया। हम स्किल्स के मामले में हम 3% में है, बाकी चाइना, कोरिया, कई देश ऐसे हैं जो 70%, 80%, 83% तक। तो हमारी सरकार ने उस दिशा में काम करना शुरू किया। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया ताकि इस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इस देश में स्टार्टअप्स बढ़े, लोग सिर्फ रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। इस दिशा में सरकार ने काम शुरू किया। तो उसका परिणाम यह है कि आज भारत जो दुनिया पर निर्भर हुआ करता था, आज दुनिया भारत की और आशा भरी नजरों से देखने लगी। आप देखिए, ब्रह्मोस यहाँ बन रहा है, तेजस यहाँ बन रहा है, अग्नि यहाँ बन रहा है, प्रचंड यहाँ बन रहा है, एनएस विक्रांत भारत में बन रहा है, लड़ाकू विमान भारत बना रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट में हम लोग आयात करते थे, अब आज हम निर्यात कर रहे हैं। हम गेहूं, चावल, सब्जी, दूध में दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जहां हम लोग आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये आज हम मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया के टॉप 1 दूसरे तीसरे देशों में नंबर आ गया, दूसरे देश में हमारा नंबर आ गया। हमारी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। और आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, ये सामान्य विषय नहीं है। भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसका आधार और उसकी नींव कोई होगा तो आत्मनिर्भर भारत होगा। आप देखिए कि हम लोग आयातित वस्तुओं को दरकिनार करके स्वदेशी वस्तुओं पर जाएंगे तो यहाँ की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग लगेंगे। सूक्ष्म लघु उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो पैसा, ये अर्थ चक्र है, इस देश में तेज गति से घूमेगा। जो टैक्स का पैसा है, इसी देश के विकास के लिए काम आएगा, हमारे युवाओं के लिए काम आएगा। तो इस दिशा में बहुत तेजी से देश ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस विषय को देश के सामने रखा, लेकिन देश की जनता अब उसको आत्मसात कर रही है। एक बड़ा मुद्दा जो हम सुनते हैं कि रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, चित्तौड़ क्षेत्र में स्पेशली ये बताऊं कि यहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन चूंकि मैंने लोकसभा में भी इस विषय को उठाया था, चूंकि एम्प्लॉयमेंट स्टेट का विषय है और हमने सरकारों में भी इस दिशा में बात की कि कोई भी इंडस्ट्री को जब हम लाइसेंस दें या उसको काम करने की, माइनिंग की जो परमिशन दें या और भी कोई विषय करें, तो उसमें ये होना चाहिए कि कम से कम उस जिले के युवाओं को प्रायोरिटी दी जाए। जो अनस्किल्ड लोग हैं, अब तो स्किल्ड लोग भी यहाँ अवेलेबल है, यहाँ सारे प्रकार के दक्ष लोग यहाँ हैं, तो एक निश्चित मात्रा, निश्चित संख्या होनी चाहिए कि इतना प्रतिशत स्थानीय लोगों को मिलेगा, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलेगा, इतना प्रतिशत उस राज्य के लोगों को मिलेगा, और ये प्रतिशत है जो देश के लोग आ सकते हैं। तो ये कहीं कहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ चूंकि स्टेट का विषय है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे सभी माननीय विधायकों ने भी आग्रह किया, हम लोगों ने भी बातचीत की, और इस दिशा में और भी कुछ हम लोग प्रयास करें। आप हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष रहे पार्टी के, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या जिम्मेदारियां थी? कैसे आपने संगठन को मजबूत बनाया? मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैंने उन 1.5 सालों में जो कहीं की मेरे बनने से पहले जो स्थितियां थी, उसको माफ कर प्रयास हमने ही किया कि जितने वरिष्ठ लोग हैं उन सब का मार्गदर्शन ले हमने एक मुखी होकर राजस्थान में काम करना शुरू किया। और उसी का परिणाम कि जहां अशोक गहलोत जी पूरे देश
और दुनिया और मीडिया सब ये बता रही थी कि अशोक गहलोत जी रिपीट होने वाले हैं। दुनिया भर की वेलफेयर स्कीम वो राजस्थान में लेकर आए, खजाने की तरफ देखा नहीं कि क्या हालत हो जाएगी राजस्थान की, लेकिन सारी वेलफेयर स्कीम लेके आए। ये नहीं देखा कि राजस्थान के पास उनके पास संसाधन है कि नहीं है, आने वाले समय में राजस्थान को कैसे चला पाएंगे। आज भी राजस्थान के हालात ये है कि आपका जो रेवेन्यू है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर या चाहे पेंशन में हो चाहे सैलरी में हो, और उस दिशा में जा रहा है। ये तो डबल इंजन की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जागरूकता है कि वो लगातार दिल्ली जाकर भारत सरकार से मैक्सिमम बजट लाने का प्रयास करते हैं। बाकी आज भी राजस्थान के हालात, घाटे की अर्थव्यवस्था है, फिजिकल डेफिसिट हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा है। आज भी जितनी रेवेन्यू है लगभग उतना पेंशन और सैलरी में चला जाता है। तो आज लगातार अभी आप देखें कि जब भी मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं तो चाहे पीने के पानी के लिए हो, सिंचाई की परियोजना हो, शिक्षा के लिए हो, बाकी अन्य क्षेत्रों के लिए हो, लगातार राजस्थान के लिए कुछ न कुछ, जब भी उनका दौरा रहता है राजस्थान के लिए बहुत कुछ लेके आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उस समय सब लोगों का सहयोग भी रहा, और मैं सबसे पीछे रहा कि जो सीनियर है, वरिष्ठ है, हमने एक प्रयास किया कि कई बार पहले नारे लगते थे कि फलाना के नारे फलाना, मैंने ये व्यवस्था को मैंने हाथ जोड़कर सब कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि ना मेरे नारे लगाओ ना किसी के लगाओ, अगर लगाना है तो भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाओ। होर्डिंग्स बैनर लगाने हैं तो हमारी योजनाओं के होर्डिंग्स बैनर लगाओ। और सब मैं आज आपके माध्यम से उन वरिष्ठ नेताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनका खूब आशीर्वाद, खूब सहयोग और खूब समर्थन और उनके अनुभव का लाभ राजस्थान को मिला, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में कांग्रेस रूपी कुशासन को उखाड़ के फेंका और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में लोगों ने विश्वास किया और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि लगातार ये सरकार, आप देखिए कि यहाँ हर 5 साल ये 5 साल ये, और उसका परिणाम क्या होता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद बिजली के क्षेत्र में, विकास में, अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, वो राजस्थान को लेवल पर और कुछ ऊपर लेके आते हैं। यहाँ की जो घाटे का अर्थव्यवस्था रहती है उसको कुछ मेंटेन करते हैं। कांग्रेस आती है 5 साल में, उस राजस्थान को धराम से 5 साल नीचे ले, फिर भाजपा आती है उसको फिर मेंटेन करने में 5 साल लग जाते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से राजस्थान की जनता से भी यही आग्रह है और बाकी लोगों से भी यही आग्रह कि जो जनता ने हमें मैंडेट किया है, दो तरफ जिम्मेदारी है। एक तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि जनता के जो अपेक्षाओं के साथ हम लोग आए हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करें। जनप्रतिनिधि और इवन सबकी जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरे। क्या हम ऐसा आचरण तो नहीं है जिसको जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या हमारा ऐसे क्रियाकलाप तो नहीं है जो जनता को ठीक नहीं लगते? और उसी के कारण कहीं कहीं छोटी मोटी एंटी इन्फ्लुएंसी आती है और सरकार बदल जाती है। तो हम सब लोग, अभी 2 वर्ष हुए हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। हम लोग ऐसा कुछ करें कि जनता को जो वो चाहती है उसके अनुरूप हम काम कर पाए। हमारी और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में, कामकाज में, हमारे आचरण में, हमारे क्रियाकलाप में, सब में अंतर दिखे। अगर बराबरी वो देखते हैं कि ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, तो फिर कहीं कहीं बदलाव आ जाता है। इसलिए दोहरी जिम्मेदारी है कि हम लोग जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, हमें सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना है और फिर से यहाँ लगातार दूसरी बार सरकार बनानी है। जो राजस्थान हर 5 साल में पिछड़ जाता है, मैं सोचता हूँ लगातार सरकार बनेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज हमारी सरप्लस मनी में हमारा स्टेट का नाम नहीं आता, हम लोग कहीं के माइनस में हैं। तो उसको राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, यार राजस्थान में सबसे बड़ा लैंड बैंक अगर देश में किसी राज्य के पास है तो राजस्थान में। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास मिनरल्स की कमी नहीं है, हमारे पास पेट्रोलियम केमिकल्स की कमी नहीं है, हमारे पास टूरिज्म सेक्टर में हम कई गुना आगे हैं। तो इन सारी चीजों को
देश दुनिया के मानचित्र पर लाकर राजस्थान को देश में अग्रणी राज्यों में लाया जा सकता है, और इस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि लगातार फिर से यहाँ सरकार बने, और उसके लिए हम अपना काम भी जनता के अनुरूप करें और हमारे कामों को भी नीचे तक पहुंचाने का काम। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी, आपको उनसे मिलना, बातचीत वगैरह रहती, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ? आपका क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है अभी जो आप स्पेशल, ऐसा कोई मूवमेंट जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं सोचता हूँ कोई देवी शक्ति है उस व्यक्ति में, जो इतने कम समय में देश को दुनिया के मानचित्र पर इतनी मजबूती से लाकर खड़ा कर। जहां हम लोग दुनिया की तरफ आशा भरी नजरों से देखते थे, आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है कि भारत और मोदी जी क्या कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। ये अंतर पिछले 11 वर्षों में देश ने देखा है। मैं जब भी जाता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप कल्पना करिए कि देश में कहाँ क्या हो रहा है। हमें जितनी जानकारी, और मैं सोचता हूँ उससे भी ज्यादा जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री की दे रहे हैं। तो कोई कोई उनकी बड़ी तपस्या राजनीतिक जीवन से पहले की, और कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति उनके साथ है। उनसे आपने पूछा नहीं फेस इतना ग्लो क्यों करता है उनका? चूंकि बहुत बेशकीमती समय है, तो मैं जनरली, कई लोगों का स्वभाव होता है कि बिना काम के कई लोगों के पास जाते हैं। मैं कभी बिना काम के किसी नेता के पास नहीं गया, और कभी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए भी कई माननीय मंत्रियों के पास जाता हूँ। गया, अपना मेमोरेंडम, अपना पत्र, अपना मांग पत्र रखा और तुरंत आ जाता हूँ मैं। उसके अलावा तीसरी बात, पता नहीं मेरे स्वभाव में है कि मैं कभी करना मेरे स्वभाव में नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तो व्यक्तित्व बड़ा दुर्लभ है, और हमारा सौभाग्य कि ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ काम करने का। अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या परिवर्तन या क्या बदलाव करना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा कि मेरा जितना जीवन है उतने जीवन तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो भी मतलब एक, अगर आपको एक दिन का बनाया जाए, मान लीजिए वो एक दिन क्या है, आपको कि वो रेस्ट पर है और आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब आप क्या एक दिन में ऐसा क्या परिवर्तन आप करना चाहेंगे? या कोई बिल या कुछ ऐसा कोई डिसीजन? मैं एक दिन क्या, 1000 दिन हो, 10,000 दिन हो, यही चाहूंगा कि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधान। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बिहार चुनाव से, जब बिहार चुनाव रहे, आपका एक्सपीरियंस रहा महीने भर का, तो ऐसी कोई ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जो आप बदलाव वहां जो देखा आपने, या वहां कुछ ऐसा किया जो आप यहाँ भी करना चाहें आपके लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, वहां हम लोगों ने कई सारे एफर्ट्स, कई सारे नवाचार प्रदर्शन वहां किए हैं, और मैंने सोचा है कि चूंकि यहाँ कई लोग करते हैं, कई जनप्रतिनिधि इस दिशा में काम करते हैं, वहां जैसे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, या फिर कैंडिडेट डिक्लेरेशन से पहले, हम लोगों ने, चूंकि उससे पहले हम लोग पहुंच गए थे, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उससे पहले हर घर तक जो पार्टी ने अब तक जो किया उससे संबंधित काम का लिखित ब्यौरा हर घर तक पहुंच जाए, और ये हमने कंफर्टेबली बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस काम को किया। और जो काम हमारी जो नीचे तक की संरचना है उसकी मजबूती का काम, और इलेक्शन जैसे हमने 25 दिन मिल रहे हैं, तो उस 25 दिन का रोड मैप क्या हो वो हमने तैयार कर लिया। और मैं सोचता हूं कि अगर ठीक से, जैसा मैंने कहा कि हमारा आचरण, हमारा क्रियाकलाप है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो हर व्यक्ति देखता है, तो हमारा आचरण अच्छा, हमें जनता ने जिस काम के लिए भेजा है उसी काम में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें जनता ने विकास, क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, कहीं हम अपने विकास के लिए तो नहीं जीते। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उस कामों को हमने जनता तक ठीक से पहुंचा दिया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को
कोई नहीं हरा सकता। उसका पीछे कारण है कि आजादी से लेकर अब तक जितने विकास के कार्य, जितने जब विकास के कार्य हैं, वो भाजपा ने की, उससे ज्यादा किसी ने नहीं। आप देखिए कि इतने वर्षों तक गरीब का मकान, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन, बैंक का खाता, आयुष्मान कार्ड, इन सारे बारे में, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, राम मंदिर हो, महालोक हो, भगवान सोमनाथ का मंदिर हो, शक्तिपीठ हो, हमारे साथ ज्योतिर्लिंग हो, धारा 370 हो, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी का ही इंतजार कर रहे थे या मोदी जी का ही इंतजार? इसीलिए विश्वास मोदी जी के प्रति है। ये विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता। ये विश्वास पैदा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, तब जाके 140 करोड़ लोगों में विश्वास है। तो इस विश्वास को बनाना और उस विश्वास को बनाए रखना, ये दोनों चीजें हो गई तो हम, एक हमारा पास बहुत करिश्माई नेतृत्व है, हम ठीक से उनके कामों को नीचे तक पहुंचा देंगे, हमारा चरित्र ठीक रख लेंगे, हम ईमानदारी से काम कर लेंगे और उन कामों तक जो सरकार के काम है नीचे तक पहुंचाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा सकती। जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान चलाया है उसके बारे में थोड़ा आप डीपली बताएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आत्मनिर्भर अभियान के बारे में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के अभियान को देश की जनता के सामने रखा, और अब धीरे धीरे पूरे देश की जनता इसको अपना अभियान मान रही है और उसको अपने जीवन पद्धति का अंग बना रही है। आप देखिए कि आजादी से पहले का भारत, आजादी से लेकर 2014 तक का भारत और 2014 से लेकर अब तक का भारत, जो आजादी से पूर्व इस देश में मुगल आए, तुर्क आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए। क्यों आए? क्योंकि भारत प्राचीन देश के साथ आर्थिक रूप से संपन्न देश रहा। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी, हमारा उत्पादन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। अगर भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश नहीं होता तो कोई भी लुटेरे इस देश में नहीं आता। कहते हैं कि 200 सालों में अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन डॉलर की लागत जितना सोना उठा के ले गए, यहाँ से चुरा के ले गए, और इतना ही बाकी लुटेरों ने भी कुछ न कुछ किया हो। लेकिन अंग्रेजों ने जो काम किया और उसके बाद की सरकारें जो देश में आई, उन्होंने उसी विदेशी नीति को एडॉप्ट कर लिया। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी वही, हमारी चिकित्सा व्यवस्था भी वही। आप देखिए कि दुनिया में हमारी चिकित्सा व्यवस्था को देखने और उसको आत्मसात करने के लिए लोग आते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय देश में थे। हमारी तकनीक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। हम लोग डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर थे, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर थे, हम ज्ञान और तकनीक पर आत्मनिर्भर थे। हमारा टेक्सटाइल और बाकी उद्योगों में हम लोग कई गुना आगे थे दुनिया से। भारत के लोग दुनिया के कई देशों में जाकर व्यापार करते थे। लेकिन आजादी के बाद और अंग्रेजों के बाद और फिर आजादी के बाद हम लोग डिफेंस सेक्टर में दुनिया पर निर्भर हो गए। हमें खाद्यान्न को आयात करना पड़ा देश में पहली बार, सोने को गिरवा रखना पड़ा। अरे जिस देश में त्रियंगर जैसे एक मंदिर में, खाली एक मंदिर में 5 तहखानों में, उसमें भी खाली 5 तहखानों में 1.25 लाख करोड़ के जेवरात मिले हैं। ऐसे अनेक देश में मंदिर है जहां अरबों खरबों की संपत्ति, उस देश में सोने को गिरवे रखना। हमने ऐसी नीतियां अपना ली कि हम कहीं न कहीं आत्मनिर्भर की जगह पर निर्भर हो गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में मोदी जी बने तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना था आत्मनिर्भर भारत का, पहले दिन से उसकी नींव को रखा। जो भारत अनाज आयात करता था, आज दुनिया के टॉप के, मैं कह रहा हूं दूसरे तीसरे नंबर पर चावल निर्यात में, गेहूं निर्यात में, दाल के निर्यात में, फल और सब्जी में, गेहूं में
भारत टॉप 1 to 3 में आ गया है। हम मोबाइल, लैपटॉप और बाकी टेक्नोलॉजी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए प्रोडक्शन में। सेमी कंडक्टर चिप भारत बना रहा है। रेलवे को 2 इंजन को जोड़ने वाली टैक्टिक हो, चाहे कवच योजना हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजी हो, जो दुनिया से हम लेते थे, आज दुनिया हमारे से लेने को तैयार बैठी है। हमारे डिफेंस सेक्टर में हमारा 34 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। हम आप भारत की ताकत इस मायने में देखी जा सकती है कि हम जमीन की दृष्टि में हो सकता है हम दुनिया में 7वें नंबर पर हो। हमारे से पहले और भी कई देश हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है, लेकिन कृषि योग्य भूमि दुनिया में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा है तो भारत के पास है। आज 15 से 30 वर्ष की आयु के सबसे ज्यादा युवा 40 करोड़ युवा है, तो भारत के पास है। अमेरिका की तो कुल ही 35 करोड़ की आबादी है। चाइना में इसी आयु वर्ग के 28-30 करोड़ युवा ही है। तो हमारी जमीन सबसे ज्यादा कृषि योग, हमारे पास युवा शक्ति सबसे ज्यादा, हमारे पास तकनीक का कमी नहीं, हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी तो हमारे पास मार्केट की कमी नहीं। तो ये हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का और आत्मनिर्भर बनाने का। जैसा मैंने कहा, हम स्वदेशी को अपनाएंगे। हमारे घर के अंदर की, हमारे रसोई घर की, हमारे बाथरूम में जो चीजें हम लोग उपयोग में करते हैं, बाकी हम जो चीजें उपयोग में लेते हैं, इसमें आत्मनिर्भर का मतलब कि जो चीज भारत में बनी हो, जिसमें इस देश की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें इस देश की श्रम शक्ति का पसीना बहा हो, वो हम लोग उपयोग में करेंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को आग्रह किया है, विनती करी है, और देश की जनता ने भी, और स्पेशली मैं कहता हूं युवाओं ने, किसानों ने, मातृशक्ति ने इस चीज को आत्मसात किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से तब बढ़ेगी जब हम इस देश की चीजों को अपनाएंगे। और हम इस देश की चीजों को अपनाएंगे तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ेगी। तो उसका सीधा फायदा किसको होगा? इस देश के नौजवानों का, इस देश के बच्चों का होगा, जो आने वाला समय उनका है। तो उसको उन लोगों ने अपना इस आत्मनिर्भर भारत को अपना अभियान माना और इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चे और महिलाएं अगर तैयार हो जाए कि हमारे घर में स्वदेशी आएंगी, हम लोग स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे, हमारे देश की तीर्थ स्थल और हमारे देश के ही पर्यटन स्थलों पर हम जाएंगे, हमारे देश की बनी हुई चीजों का ही हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे देश में बनी हुई चीजों को ही हम लोग खाएंगे, हम लोग उसका उपयोग करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि इस अभियान को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। और इस दिशा में देश ने बहुत तेजी से इस अभियान को अपना अभियान बनाकर काम करना शुरू किया। आने वाले जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, आने वाले ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप प्लान कर रहे हैं आपके लोकसभा के लोगों के लिए? देखिए, चित्तौड़ में हमने 4 लेन से 6 लेन बना दिया। अब एक रिंग रोड की आवश्यकता है, वो रिंग रोड बन जाएगी तो हैवी ट्रैफिक जो शहर में आता है वो नहीं आएगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा में हमारा जो एयरपोर्ट है वो उसका डेवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है। जल्दी वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जो इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, कुछ लोगों को अहमदाबाद जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, वहां नहीं जाकर यहीं से वो पकड़ सके। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारा और कुछ नई रेलवे लाइन इस क्षेत्र के लोगों को मिले, जिससे प्रतापगढ़ है, बेगू क्षेत्र है, वो जो छूटा हुआ है, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और भी हमारे ट्राइबल क्षेत्र में नया टीएसपी क्षेत्र भी घोषित किया है, और भी वहाँ पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स जो कई लंबे समय से लंबित है, तो वहाँ हर गांव में पीने का शुद्ध पानी जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पहुंचे। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है कि आने वाले 2 वर्षों में पीने का पानी और सिंचाई का पानी भी प्रचुर मात्रा में उस क्षेत्र की जनता तक पहुंचे, ताकि इस दिशा में हम लोग काम कर सके। बिजली में जो किसान को रात को बिजली मिलती है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारी मांग पर, राजस्थान की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम योजना और सोलर योजना के माध्यम से, जैसा मैंने कहा था कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा
लैंड बैंक कहीं है तो राजस्थान में लैंड बैंक है, सबसे ज्यादा जमीन है। बंजर भूमि भी बड़ी मात्रा में है, जहाँ सोलर पैनल्स और उस दिशा में काम किया जा सकता है। तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर राजस्थान, 1 डेढ़ वर्ष के अंदर राजस्थान, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं कि ये सारी योजनाएं भारत सरकार की है। तो उन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, और 27 तक तो राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला राज्य बन जाएगा। तो हमारा पीने का पानी मिल रहा है, हमें सिंचाई का पानी मिले और बिजली प्रचुर मात्रा में मिल जाए। तो चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, तो किसान की समृद्धि इस देश की समृद्धि है। इस देश, गांव में इस देश की आत्मा बसती है। तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार की योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र को मिले, इसके लिए एक सवाल है, क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं जो होटल लाइन में हैं, तो उनका हमेशा एक कंसर्न रहता है कि बहुत से टूरिस्ट जो होते हैं वो आते तो हैं, पोर्ट वगैरह देखते हैं, बट वो स्टे नहीं करते हैं चित्तौड़। तो इस कारण से होटल लाइन और जो रेस्टोरेंट लाइन है उनको काफी इश्यूज और प्रॉब्लम्स होती है। तो टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए या टूरिस्ट प्लेस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पोर्ट पे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट पे खूब काम। हमारी कोशिश है, क्योंकि इसके लिए स्टेट से प्रपोजल जाना होता है सबको। तो एक बायोलॉजिकल पार्क होता है जिसमें 4-5 घंटे आराम से कोई भी टूरिस्ट, कोई परिवार आराम से टाइम एक्सपेंड कर सकता है, बहुत टाइम बिता सकता है। इसमें लेपर्ड, टाइगर, सारी वो होंगे। रुको, जैसे आपने तगरमगढ़ उदयपुर में देखा होगा, वैसा ही भारत सरकार के सहयोग से एक बायोलॉजिकल पार्क बने, फोर्ट पे बने या फोर्ट की तलेटी पर बने। तो इसके लिए हमने पिछली बार भी सरकार से आगे किया था, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं पहुंचा। तब कोशिश करेंगे आने वाले बजट में उसको ले ले, ताकि वो प्रस्ताव भारत सरकार के पास चला जाएगा तो चित्तौड़ में एक नया बायोलॉजिकल पार्क आ जाएगा, तो उसमें 4-5 घंटे आराम से समय टूरिस्ट बिता सकता है। उसके साथ हमने बस्सी सेंचुरी को डेवलप करने का काम किया। मैसूरगढ़ में इस दिशा में काम कर रहे हैं। सामराजी में भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना में स्पिरिचुअल सर्किट में एक 18-19 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार ने दिया है, जिसमें हमारा एक पूरा भगवान की पूरी वो एक तरह से फाउंटेन के माध्यम से, म्यूजिकल फाउंटेन, उसके माध्यम से उसमें लाइटें वगैरह बहुत सुंदर बना है। वो बंद तो गया, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा काम पेंडिंग है, तो जल्दी वो बन जाएगा। तो वहां भी आराम से 1 घंटा वहां समय बिता सकेंगे। सावरा जी में भी कुछ ऐसी काम करने की प्रयास कर रहे हैं कि वहां लोग समय बिता सके। और विलेज टूरिज्म को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में चित्तौड़ में और कुछ बड़े होटल्स की भी दरकार है। कई बार चित्तौड़ में फॉरेन टूरिस्ट और बाकी लोग इसलिए नहीं आ पाते कि यहाँ बड़ी होटल्स नहीं है, तो वो भी लाने के लिए हमने कुछ ग्रुप्स को आग्रह किया है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि टूरिस्ट हमेशा उदयपुर से यहाँ आता है और 2 घंटे 3 घंटे में फोर्ट विजिट करके वापस स्टे वो उदयपुर ही करता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। एक मेरा आग्रह ये भी कि अगर बोटिंग शुरू हो पाए तो वो भी मेरे को लगता है कि काफी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, कि हमारे यहाँ नदी भी है। तो मेरा आपसे आग्रह है, अगर उस दिशा पे भी हम अगर यहाँ कुछ प्लान कर पाए। रिवर फ्रंट के लिए हम लोगों ने सोचा, हमने बेगू में तो इसको प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। यहाँ भी रिवर फ्रंट के लिए प्रयास रहते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि रिवर फ्रंट के लिए जो लैंड चाहिए वो नहीं है, सारी प्राइवेट लैंड है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बाकी लोग हैं जिनकी जमीन है, उनसे आग्रह करके अगर वो जमीन देंगे तो थोड़ा काम रिवर फ्रंट का वहां हो जाएगा, बाकी उनकी जमीन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी अगर रिवर फ्रंट बनता है। तो इस दिशा में हम लोग काम। आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपने शुरू करे और अभी उसका क्या असर है हमारे क्षेत्र में? देखिए, पिछले 11 वर्षों में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में काम करने का अवसर मिला। और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र को, जो मैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे विपक्ष के लोगों से भी कहता हूं कि आइए, किसी भी मंच पर आइए और हम डिबेट करना चाहिए कि आप लोगों ने 60 वर्षों में क्या दिया और मोदी जी ने 11 वर्षों में क्या दिया। और मैंने प्रयास किया कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में काम हो,
हमने मेडिकल सेक्टर में प्रयास किया, मेडिकल कॉलेज बने। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, चाहे उदयपुर है, वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उदयपुर बना। चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में हमारा बच्चों का अलग स्पेसिफिक एक पूरा वार्ड बनाना हो, पूरा हॉस्पिटल बनाना हो, महिला हमारी मातृशक्ति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी व्यवस्था करनी हो, और पूरे जिले में नेशनल हेल्थ मिशन में चाहे पीएससी हो, सीएससी हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, टीकाकरण हो, इस प्रकार के अनेक काम और नवाचार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। मैं एक किसान परिवार से आता हूं। किसानों के लिए न सिर्फ ओपीएम के लाइसेंस बढ़ाए, बल्कि हम सब लोगों की मांग पर इस क्षेत्र के लोगों ने कहा, हमने संसद में उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले। पहले फसल खराबा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से तब मिलता था जब आपका 50% से ज्यादा फसल खराब हो गई। हम लोगों ने, जब यहाँ माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय बहुत बड़ी संख्या में बड़ी अतिवृष्टि हो गई थी। तो उस समय हम सब लोगों ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय निर्देश देकर संसद में आजादी के बाद इतने वर्षों के बाद कानून में बदलाव आया, ये 50% खराबा नहीं 33% खराबा होगा तो भी हमारी सरकार के खजाने से किसान को फसल खराबे की भरपाई की जाए। और उसके बाद से चूंकि ये गिरदावरी कराना और ये आकलन करना स्टेट के हाथ में होता है, लेकिन उस समय माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, डायरेक्शन मिले और अच्छा नीचे सर्वे हुआ, और उसका नतीजा ये रहा कि किसानों को करोड़ों रुपया, मैं सोचता हूँ अकेले चित्तौड़गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 करोड़ से रुपया ज्यादा किसान के खाते में गया हो। फसल बीमा योजना में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए, जिससे किसान को फायदा हो सके। उसके बाद हम लोगों ने, चूंकि चित्तौड़ का एक गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास को देश के मानचित्र पर और कैसे उकेरा जाए, तो हम लोगों ने महाराणा प्रताप के ऊपर, जाला मान के ऊपर, राव जयमल जी के ऊपर, भगवान परशुराम जी के ऊपर, जो यहाँ के लोगों की मांग मेरे पास आई थी, मैंने सरकार के पास रखी। और मैं कहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि 11 वर्षों में 4 हमारे डाक टिकट मेरे आग्रह पर सरकार ने जारी किए। चित्तौड़ के दुर्ग पर इस प्रकार के हालात पहले थे, अब वहां रिंग रोड भी बना दिया गया, फतेह प्रकाश महल का रेनोवेशन हो गया, लाइट एंड साउंड का डिजिटल आप देखेंगे पूरा अच्छे से उसको कर दिया। उसमें भी कुछ खामियां थी, तो उसको हमारे जो इतिहास है उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा था, उसको भी मैंने कटवा कर उसको शुद्धिकरण करने का काम किया। आप देखें कि पद्मनी महल के बाहर एक पत्थर था जिसमें लिखा हुआ था कि रानी पद्मावती को आईने में दिखाया था। जिस तपस्वी महिला ने अपने शील की रक्षा के लिए आग के गोलों में अपना शरीर को सुहा कर दिया हो, वो किसी को अपना चेहरा क्यों दिखाओगे? ये सिर्फ आजादी से पूर्व और उसके बाद से कुछ लोगों ने इस प्रकार का इतिहास देश दुनिया के लोगों को पता है, लेकिन हमने वो शिलालेख हटाकर हमारा गौरवशाली इतिहास का शिलालेख वहां है। हमारी जोहर स्थली है, उसको डेवलप करके पूरा परिक्रमा मार्ग और उसका तीनों जोहर का शिलालेख वहां लगाया, ताकि देश दुनिया से आने वाले लोगों को उसको जानना। रेलवे के सेक्टर में मावली से बड़ी सादरी से नीमच, जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी। आजादी से पूर्व की मांग थी कि यहाँ कभी रेलवे लाइन आएगी क्या। इवन पहले तो रेलवे लाइन की मावली से बड़ी साड़ी मीटर गेज थी, उसको भी उखाड़ कर ले जा रहे थे पटरिया, लेकिन मोदी जी की सरकार आई, हमने मांग की, आज मावली से बड़ी साड़ी रेल दौड़ रही है, और अगले साल ईश्वर ने चाहा तो बड़ी साड़ी से नीमच तक रेल दौड़ेगी, और उसके कुछ समय बाद ये मावली से मारवाड़ तक जुड़ जाएगी, ताकि मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ तीनों का जो संबंध है रेल के माध्यम से वो प्रगाढ़ हो पाए। 4 लेन से 6 लेन बनाकर लाने का काम किया, किशनगढ़ से अहमदाबाद तक। और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र ऐसा संसदीय होगा जहां लगभग 18-19 सड़कें केंद्रीय सड़क निधि की चित्तौड़ लोकसभा में सैंक्शन हुई। पूरे 70-60 साल में 6 नहीं हुई होगी, 6 तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ।
2-3 सड़कें होंगी और हमने 11 साल में 19 सड़कें संसदीय क्षेत्र को मोदी सरकार में देने का काम किया। इसके अलावा चित्तौड़ प्रतापगढ़ में बाईपास हो, यहाँ का बाईपास का सैद्धांतिक सहमति हो गई रिंग रोड की, बहुत जल्दी उसकी खुशखबरी यहाँ के लोगों को मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ में था, उदयपुर जिले में एक और हमने नया खुलवाया वल्लभनगर विधानसभा में। प्रतापगढ़ में उसका एक्सपांशन करा के बहुत बड़ा भवन बनाने का काम किया ताकि किसानों के लिए उनके तकनीक और ज्ञान वहां लेकर वो ले सके। इसके अलावा रावत भाटा में एक नया और कृषि विज्ञान खुले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है। रेलवे में विद्युतीकरण हुआ, आप देखें उदयपुर से चित्तौड़ कोटा तक विद्युतीकरण हो गया, रतलाम से चित्तौड़ अजमेर तक विद्युतीकरण हो गया, चित्तौड़ से नीमच तक दोहरीकरण का काम पूरा हो गया, नीमच से रतलाम का स्वीकृत कर दिया, वो काम चालू हो गया, चित्तौड़ से अजमेर का दोहरीकरण का काम स्वीकृत हो गया और ये काम शुरू हो गया। ये एक दिन में नहीं, लेकिन हमने शुरू से जिन कामों को लेकर बिड़ा उठाया था, इन कामों को हमने करना है, आज वो धरातल पर उतर कर रहा है। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट में जो चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में आता है, उस एयरपोर्ट पे भी जब मैं सांसद बना तब गिनी चुनी 4-5 फ्लाइट चलती थी। आज 20-22 फ्लाइट चलती हैं और विंटर्स में तो और ज्यादा हो जाती है। अभी पिछले टेन्योर में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, 1000 करोड़ रुपया वहां सैंक्शन किया है, जहां जितना बना हुआ है उसका 4 गुना और बन रहा है। मुंबई में जैसा एयरपोर्ट है उसी तर्ज पर डबल स्टोरी एयरपोर्ट बन रहा है, नीचे भी गाड़ियां जाएगी, ऊपर भी गाड़ियां जाएगी और फ्लाइट्स भी बढ़ेगी। और हमारा प्रयास है कि वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चले ताकि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। मैं सोचता हूँ कि यहाँ अमृत 2 में भी और जल जीवन मिशन में भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए बड़ी मात्रा में भारत सरकार की योजना से काम चल रहा है। जहां सोच से उनको फर्स्ट फेज में वहां पानी की टंकी और लाइन बिछाकर काम शुरू हो गया। जहां पानी का सोर्स नहीं है वहां जाखम और चंबल का पानी लाकर उस क्षेत्र में काम शुरू हुआ है। बेगू क्षेत्र, रावतपाटा क्षेत्र में काम शुरू हो गया। बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ और मावली, वल्लभनगर, कपासा इन क्षेत्रों में काम शुरू होने वाला है। निम्बाड़ा में उसके डीपीआर बन गई, टेंडर्स लग गए। आजादी से बाद से और 2014 तक लोगों ने सीएसआर और डीएमएफटी, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष का नाम नहीं सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने पीएसयू है, जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, उन सबको एक एक्ट बना दिया कि आपके प्रॉफिट का 2% उस क्षेत्र के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए खर्च करना है। तो हमारा सौभाग्य कि क्षेत्र में पीएसयू भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है, तो करोड़ों रुपया शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए इस क्षेत्र में खर्च होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। डीएमएफटी, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष का पैसा यहाँ माइनिंग रॉयल्टी का केंद्र सरकार के खजाने में जमा होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कहा कि यहाँ का पैसा, उस जिले का पैसा उसी जिले के विकास के लिए खर्च हो, तो प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष करके एक योजना बनाई और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इसके साथ अटैच कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से, डीएमएफटी के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, इन क्षेत्रों में अलग अलग कैटेगरी बना दी कि इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च होगा, इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च होगा, इस क्षेत्र में इतना पैसा खर्च होगा। और ये डायरेक्शन जिलों को, राज्य सरकारों को दे दिए। तो मैं सोचता हूं अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में हर साल मिनिमम से मिनिमम 100 करोड़ रुपया इस दिशा में, इस सेक्टर में खर्च होता है। आज एमएलए एमपी मिला दें तो हमारा कोटा होता है 5-5 करोड़, तो 25 करोड़ विधायकों का और 5 करोड़ सांसद का, 30 करोड़। लेकिन अकेले 100 करोड़ से ज्यादा, 150 करोड़ से ज्यादा डीएमएफटी का पैसा खर्च हो जाता है। लगभग 50 करोड़, 100 करोड़ के बीच में 50 करोड़ से ज्यादा सीएसआर का पैसा खर्च हो जाता है। हमने एनपीसीएल, जो भारत सरकार को उपक्रम है रावतबाटा में, हम सांसद, विधायक, हमारे साथ जनप्रतिनिधियों के हम लोग सुझाव के आधार पर वहां करोड़ों रुपए के विकास के कार्य हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जो काम सोचा था उससे ज्यादा हम लोगों ने यहाँ करके दिखाया और आने वाले समय में भी
हम प्रयास करेंगे। जैसे चित्तौड़ द्वीप पर रोपवे बनना चाहिए, उदयपुर इंटरनेशनल फ्लाइट चलनी चाहिए। यहाँ कई ट्रेनें हमने शुरू कराई, और भी ट्रेनों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। चित्तौड़ से कोटा भी हमारा एक डाबलिंग का ट्रैक बनना चाहिए। नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नई रेलवे लाइन और होनी चाहिए। तो कई प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये फ्यूचर प्लान्स आपके जो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपसे बातचीत करके बहुत ही हमें भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और आपने समय दिया, आप पधारे हमारे शो पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इस तरह के एपिसोड देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।